हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में हमने यहाँ तक ये सब कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूरिन फॉर्मेशन। इससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम एनसीईआरटी का ये है। यहाँ से ये किडनी दिखाई दे रही है, ये दूसरी किडनी है। अगर हम देखते हैं तो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देना है, जो लेफ्ट किडनी है वो लोअर साइड होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। इनके लेवल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इतना जो डिफरेंस दिख रहा है ये किस कारण से होता है? जो राइट किडनी है इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है। तो जो लीवर होता है ना, वो किडनी को थोड़ा, जो किडनी का जो स्पेस है वो थोड़ा सा ऑक्यूपाई करता है। तो किडनी थोड़ी सी लेफ्ट राइट वाली लोअर साइड होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना है। फिर हमने बात की थी किडनी की। किडनी से हमने मेजर कैलाइसिस और माइनर कैलाइसिस की बात की थी। ये बड़ा डायग्राम है एनसीईआरटी का ही। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर सबसे बाहर कैप्सूल था। कैप्सूल के अंदर हमें ये जो रीजन दिखाई दे रहा है कॉर्टिकल रीजन था, ये वाला। दिस इज कॉर्टेक्स। और ये जो पूरा रीजन था ये मेडुलरी रीजन था। अभी जो पैरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं, अभी जो पैरामिडल से स्ट्रक्चर है इसको मेडुलरी पैरामिड्स बोल देते हैं। मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में ये वाला स्पेस जो है इसको हम कॉलम ऑफ बर्टीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? कॉलम ऑफ बर्टीन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेनल पैरामिड्स हैं, ये रेनल पैरामिड्स का दूसरा नाम था रेनल मेड्यूला। रेनल पैरामिड्स या मेडुलरी पैरामिड्स बोलते हैं इसको। और दूसरा नाम क्या था इसका? रेनल मेड्यूला। ये रेनल मेड्यूला था। अब रेनल मेड्यूला में क्या होगा, जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेट, वो इधर आ जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एंटर कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम माइनर कैलाइसिस बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम माइनर कैलाइसिस बोलते हैं। अब ये जो माइनर कैलाइसिस ओपन होगी फर्दर, तो ये एक बड़ी स्ट्रक्चर आती है, इसको हम मेजर कैलाइसिस बोलते हैं। अब ये मेजर कैलाइसिस जो है ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर में एंटर हो जाते हैं, जिसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रेनल पेल्विस। अभी जो रेनल पेल्विस है फनल शेप कुछ स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। अब इसी डायग्राम को दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये किडनी हो गई। इसका ये वाला हिस्सा जो है ये माइनर कैलाइसिस है, और ये जो माइनर कैलाइसिस जोड़ रहे हैं ये मेजर कैलाइसिस है। और अब ये जो मेजर कैलाइसिस एक फनल शेप स्ट्रक्चर में जुड़े, इसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। रेनल पेल्विस जो है ये यूरेटर में जाके जुड़ जाएगी। कौन है ये यूरेटर्स। कितने कितने यूरेटर्स होते हैं? तो दो यूरेटर्स होते हैं। अब ये दोनों यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर ट्रायंगुलर शेप का है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है? ये ट्रायंगुलर शेप का है, इसलिए इसको हम ट्राइगन भी बोल देते हैं। इसको हम ट्राइगन भी बोल देते हैं। बॉडी कैसी है इसकी? ट्राइगन है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास दो स्फिंक्टर होते हैं। यूरेथ्रा के पास दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यहाँ पे मैंने कहा, माना कि ये जो है ये इंटरनल स्फिंक्टर है, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर टर्मिनल पे होगा। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंटरी होता है। तो हम कह सकते हैं इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होगा? इनवॉलेंटरी। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा होगा? वॉलेंटरी होगा। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? जिसको हम अपनी मर्जी से
चला नहीं सकते, वो नेचुरली चलेगा, मतलब बॉडी अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। वॉलेंटरी का मतलब वो है जिस पे हम अपने ब्रेन का इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर हम जब चाहेंगे जब वो ओपन होगा, तो वो वॉलेंटरी एक्शन होता है। वापस आते हैं, तो हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखा। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसके ऊपर, ये एड्रेनल ग्लैंड है। रेनल वर्ड हमेशा किडनी से रिलेटेड होता है। रेनल वर्ड किससे रिलेटेड होगा? किडनी से रिलेटेड होगा, तो ये हमें याद रखना है। अब ये जो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, इसको हम इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, और ये जो है ये डोर्सल आओर्टा है। ये कौन है? डोर्सल आओर्टा है, और ये इंफीरियर वेना केवा है, पूछा जा सकता है। तो ये हमने एनसीईआरटी के डायग्राम देखे। एनसीईआरटी के डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम है। जैसे हमने देखा था बोवमैन्स कैप्सूल, ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसमें, इसको हम बोवमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये रेड वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कैसे बनी होगी ये टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज? ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। ऐसे याद रखना, ए फोर आना, ए फोर एफरेंट, ई फोर जाना, ई फोर इफरेंट। ई फोर मतलब यहाँ से ई से बना दो एग्जिट, तो जाने वाली जो ब्लड वेसल है वो इफरेंट हो जाएगी, और आने वाली जो ब्लड वेसल है वो एफरेंट हो जाएगी। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल आई है, ये कई सारी ब्रांचेस में बट जाएगी, और यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस कहाँ जाके ओपन हो जाएगा? इफरेंट आर्टीरियोल में। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकी जो डायमीटर है दोनों आर्टरीज का, वो डिफरेंट है। जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर बहुत कम है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये बोवमेंस कैप्सूल है, ये बोवमेंस कैप्सूल है, ये है एफरेंट आर्टीरियोल, और ये है इफरेंट आर्टीरियोल। जो डायमीटर है एफरेंट आर्टीरियोल का बड़ा है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। अब जैसे ही ब्लड इधर से आएगा एफरेंट आर्टीरियोल से और इसमें जाएगा, तो यहाँ पे डायमीटर इसका छोटा है, तो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम इधर से आएगा उतना वॉल्यूम एक साथ उसी समय पे नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है। तो यहाँ पे रुकेगा, जब यहाँ रुकेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और उसी प्रेशर का यूज करके यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। उसी प्रेशर का यूज करके यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये आर्टरी थी, यहाँ से एफरंट आर्टीरियोल दिखाई दे रहा है, और ये इफरंट आर्टीरियोल। अब ये जो इफरंट आर्टीरियोल है, ये फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर ब्लड वेसल्स में जब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो वासा रेक्टा की फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। और ये वासा रेक्टा कहाँ चलती है? ये जो हेनेल स्लूप था, इस हेनेल स्लूप के चारों तरफ, या लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ये घूमती रहेगी वासा रेक्टा, और जो भी रीएब्जॉर्प्शन होगा उसको वापस ब्लड में ले जाने का इसका काम हुआ करता है। तो यहाँ तक हमने वासा रेक्टा देख ली थी। अब ये जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये एक्चुअल में बोवमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस है। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है ये सब ग्लोमेरुलस है, ये जो ये दिख रहा है कैप्सूल टाइप का कैप्सुलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोवमेंस कैप्सूल बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है किस तरह से होगा, तो उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तीनों स्टेप का सीक्वेंस जरूर याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ये कहाँ कहाँ होगा, तो ये नेफ्रॉन के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगा। ऐसा नहीं है कि नेफ्रॉन में एक ही जगह पे हो रहा है, सब नेफ्रॉन के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ही होता है। तो सबसे पहला क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि ब्लड को छानना। अब छानेंगे, छानने के बाद उसमें क्या 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 होगा, किस तरह से छाना जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है। यहाँ पे जितना ब्लड वॉल्यूम 1 मिनट में किडनी के द्वारा छाना जाता है या फिल्टर किया जाता है, वो 1100 से 1200 ml है। तो 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। अब ये जो वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml, ये कितना है? रफली 1/5 ऑफ पंप ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जितना ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करता है
1 मिनट में उसका 1/5 हिस्सा 1100 से 1200 ml होता है। अभी जो फिल्ट्रेशन होता है, इस फिल्ट्रेशन में 3 लेयर इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन-कौन सी 3 लेयर है, वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी है इसमें? एंडोथेलियम, जो कि ब्लड वेसल्स की ही लेयर होती है। उसके बाद एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल की खुद की लेयर होगी, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। कहाँ कहाँ मिलेंगी? सबसे पहले तो ये एक ब्लड वेसल है, तो मान लो ये ब्लड वेसल है, तो जो ये है ये एंडोथेलियम हो जाएगी। अगर इसको और देखें तो यहाँ पे ये एंडोथेलियम हो जाएगी। अब इसी तरह से ये जो है ये बोमेन्स कैप्सूल की लेयर हो जाएगी, और ये जो दिख रही है बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 लेयर है, इन 3 लेयर से फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। तो 3 लेयर्स के द्वारा फिल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है? ये एंडोथेलियम दिख रही है। ये जो एंडोथेलियम है ब्लड वेसल्स की लेयर है। ये जो दिख रही है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये हमें पोडोसाइट्स देखने को मिल जाती हैं। पोडोसाइट्स क्या करेंगी? पोडोसाइट भी फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। कैसे होती हैं वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये जो पोडोसाइट है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर इसकी एक स्ट्रक्चर बना के देखें, मतलब रैंडम कुछ भी शेप इसका हो सकता है, तो जनरली जो दिखती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। कुछ ऐसी ये पोडोसाइट हुआ करती है। अब ये जो दिख रहे हैं इसके, ये स्लिट पोर है। ये जो दिख रहे हैं ये सब स्लिट पोर है। ये स्लिट पोर से ही फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है स्लिट पोर का। अब कैसे होता है वो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये है टाइट जंक्शन, जो कि एंडोथेलियम की सेल्स के बीच में होता है। ये एंडोथेलियम की लेयर है, मतलब एंडोथेलियम ही है। अब इसमें जो ये पोर दिख रहे हैं ना, इन पोर को हम फेनेस्ट्रे बोलते हैं, और कंबाइंडली इसको फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो पोर दिख रहे हैं इन पोर को फेनेस्ट्रेशंस भी बोल देते हैं। अब फेनेस्ट्रेशन के बाद कौन है? ये हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो तीसरी मेम्ब्रेन होगी वो खुद बोमेन्स कैप्सूल की वॉल होगी, या फिर हम कहें बोमेन्स कैप्सूल की लेयर होगी। नेक्स्ट क्या है? एंडोथेलियम ऑफ, ये सारी हमने लेयर्स देख ली थी इसकी। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। जो बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स है वो पोडोसाइट कहलाती है। तो यहाँ पे ये पोडोसाइट जो है ये एक्चुअल में कौन है? ये पोडोसाइट ही बेस में जो एपिथेलियल सेल्स है किसकी? बोमेन्स कैप्सूल की, जो एक मैनर में अरेंज होगी। कौन सा मैनर है वो? इंट्रिकेट मैनर। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। पोडोसाइट जो है एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होगी, जिससे कि वो बहुत छोटे छोटे स्पेस छोड़ देती है, जिसको हम स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं। जो हमने अभी स्लिट पोर देखा था, ये ये स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर ये रह जाते हैं इसके अरेंजमेंट के कारण। अब ये जो पोडोसाइट है ये किसकी मेम्ब्रेन है, मतलब किसकी सेल्स हैं ये? बोवेंस कैप्सूल की जो एपिथेलियम है उसकी सेल्स है ये। ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली, ब्लड बहुत ही ज्यादा बारीकी से फिल्टर किया जाता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, जो भी प्लाज्मा का सारा कंस्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट प्रोटीन,
पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बोवेन्स कैप्सूल, सारा का सारा बोवेन्स कैप्सूल में आ जाता है प्रोटीन को छोड़कर और ब्लड वेसल्स को छोड़कर। देयरफॉर इट कंसिडर्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ये पूरा जो मेल्पिजियन बॉडी है, मेल्पिजियन बॉडी में ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स की लेयर जो है, या ब्लड कैपिलरीज की लेयर। ये फेनेस्ट्रे दिखाई दे रहे हैं, इसमें पोर बहुत सारे, इसको फेनेस्ट्रे बोलते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है हमें। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमें ये दिख रही है क्या, कि पोडोसाइट है, जो कि बोवेन्स कैप्सूल की ही लेयर है, एपिथेलियम। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्लिट पोर है, ये जो दिख रही है ये स्लिट पोर्स है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोडोसाइट की ही स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं क्या, पेडिसल बोलते हैं। अब इसमें पहली लेयर क्या है, पहली लेयर क्या थी, एंडोथीलियम। उससे क्या क्या होगा, जो फिनिस्ट्रे दिए हुए हैं वो फिनिस्ट्रे से इसमें पास आउट होगा मटेरियल, जो भी कुछ फिल्टर हो रहा है वो सब इससे क्रॉस करेगा। क्या क्या, अब कितना छोड़ के सब क्रॉस करेगा, तो प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इसमें से ब्लड सेल्स नहीं जा सकते, बट अलाउ ऑल कंपोनेंट ऑफ ओ ब्लड प्लाज्मा, मतलब ब्लड सेल को छोड़ दें तो ब्लड प्लाज्मा पूरा इसमें से क्रॉस कर जाता है, किसमें से, एंडोथीलियम में से। दूसरी लेयर आती है, दूसरी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन इसके द्वारा क्रॉस नहीं कर सकती। तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या फिर हम कहें ब्लड सेल्स को किसने रोका, एंडोथीलियम ने। बेसमेंट मेम्ब्रेन ने किसको रोका, लार्ज प्रोटीन को। स्लिट मेम्ब्रेन ने किसको रोका, मीडियम साइज्ड प्रोटीन को। ये जो स्लिट मेम्ब्रेन है किसको रोक रही है, मीडियम साइज्ड प्रोटीन को। मतलब अल्टीमेटली प्रोटीन इससे बाहर जाएगी ही नहीं, बाकी बचा कुचा ग्लूकोज वगैरह ये सब चीजें चली जाती है, बाकी ये इससे बाहर नहीं जाएगी, सॉल्ट चला जाएगा। अगर ये बाहर जा रही है, मतलब हम कहें प्रोटीन बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है कि किडनी खराब हो चुकी है। अब ये हमने फिल्ट्रेशन देखा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो भी छन के प्रोसेस जाती है बहुत ही फाइनली इसको फिल्टर किया जाता है, इसीलिए इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड, amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate। मतलब जितना भी फिल्ट्रेट किडनी में एक मिनट में बनता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल देता है। कितना होता है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट होता है, 180 लीटर पर डे। मतलब 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा किया जाता है, जबकि यूरिन 1 से 1.5 लीटर होता है। तो बाकी सारा कहाँ गया, बाकी सब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब दूसरी बड़ी बात, ये 180 लीटर कहाँ से आया बॉडी के पास, तो 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है, तो 180 लीटर ब्लड कहाँ से आ गया, तो 180 लीटर ये बार बार घूमता रहता है, जिस वजह से ये 180 लीटर काउंट हो जाता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे डिसाइड होता है, तो इसको जरा इस बड़े से डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये जो है ना, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये क्या है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है। इफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर होता है वो एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर के कंपेयर में कम होता है, जिस कारण से यहाँ पे ब्लड रुकना शुरू हो जाता है और यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी ब्लड प्रेशर के कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब कौन कौन सा प्रेशर किस तरह से लगेगा वो हमें समझना है। एक होता है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कैसा प्रेशर है, यहाँ पे जब ब्लड इकट्ठा होगा तो एक प्रेशर बाहर की तरफ लगाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना होता है, 55 mmHg होता है। तो अब 55 mmHg होगा, तो यहाँ पे अब ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब ये जो कैप्सूल है
बोवेंस कैप्सूल, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होगा, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होगा तो वो खुद भी इसको रजिस्ट करने के लिए अपोजिट प्रेशर लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना होता है? 15 mmHg का होता है। फिर यहाँ पे जो है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी कितना होता है? 30 mmHg होता है। तो ये 30 mmHg और अपोजिट में लगेगा, मतलब ये तो दोनों रजिस्ट कर रहे हैं इस प्रेशर को। तो कितना हो गया? 30 + 15, तो 30 + 15, 30, 40, 45, 45 किस में से घटा दो? 55 में से, तो कितना बचा? 10 mmHg। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर आता है वो 10 mmHg आ जाता है, और 10 mmHg जो प्रेशर है वो इधर आएगा और यहाँ से ये ब्लड को फिल्टर कराने में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से ये रेनल कॉर्पोसेल्स का इनर व्यू था। रेनल कॉर्पोसेल्स के इनर व्यू में हमें पता चला कि जो नेट प्रेशर होता है वो 10 mmHg होता है, जो कि ब्लड को फिल्टर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें देखेंगे कुछ मैकेनिज्म काम करती हैं इसके पीछे। वो क्या क्या मैकेनिज्म है? तो सबसे पहले तो एक होती है JGA सेल। अब JGA क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब वो कैसे काम करेगा वो देखते हैं जरा। यहाँ पे ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल, ये है बोवेंस कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलर जो ब्लड वेसल्स हैं। ये जो है डीसीटी है। डीसीटी जैसा कि हमने देखा था एक नेफ्रॉन का हिस्सा होता है डीसीटी, तो ये डीसीटी है। डीसीटी की वो सेल्स डीसीटी की वो सेल्स जो कि एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में होती है, वो मैक्यूला डेंसा होती है। क्या होगी? मैक्यूला डेंसा। तो ये हमें याद रखना है, ये डीसीटी है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है। इसकी डीसीटी की वो सेल्स जो कि एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में होगी, उन सेल्स का नाम क्या हो जाएगा? मैक्यूला डेंसा। अब ये जो मैक्यूला डेंसा है किसके कांटेक्ट में रहेगी? एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में रहती है। यहाँ पे होगा क्या? जैसे ही ब्लड प्रेशर घटेगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर घटेगा तो जीएफआर घट जाता है। क्यों? मानो यहाँ पे ब्लड आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से ब्लड जाता है। इसका हमें डायमीटर हमने पहले ही देखा था कि इसका डायमीटर जो है वो कम है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ब्लड आ रहा है उतना जा तो नहीं पाएगा, क्योंकि डायमीटर इसका कम है। तो यहाँ पे ब्लड रुकेगा, ब्लड रुकेगा तो ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी ब्लड प्रेशर से यहाँ से चीजें बाहर जाती हैं। अब होगा क्या? जैसे ही ब्लड आएगा, ब्लड आने से ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड आने से ब्लड प्रेशर के कारण यहाँ से फिल्ट्रेशन बाहर जाता है। कैसे कंट्रोल होगा उसको देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर घटेगा, अगर ब्लड प्रेशर घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटने से क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा। क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर घटेगा तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा नहीं और ये इधर जा नहीं पाएगा। जब ये इधर जा नहीं पाएगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा। अब फिल्ट्रेशन रेट घटेगा तो उससे क्या होगा? ये जेजी सेल्स जेजीए को एक्टिवेट करेगा। जेजीए, जेजीए क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस? ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये मैक्यूला डेंसा है, इसका कॉम्बिनेशन जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, juxtaglomerular apparatus is sensitive region formed by cellular modification in distal convoluted tubule and efferent arteriole at the location of their contact। मतलब यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, तो ये जो डीसीटी की सेल्स ये मॉडिफाई हो गई, ये एफरेंट आर्टियोल की सेल मॉडिफाइड हो गई। अब ये मॉडिफाइड सेल्स मिलके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बना रही है। तो मॉडिफाइड कौन सी? मैक्युला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब क्या होगा यहाँ पे?
ये जैसे ब्लड प्रेशर घटा जीएफआर घट जाएगा, जीएफआर घटने से जेजीए को ना जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो अब ये क्या होगा, यहां से रिलीज होगा रेनिन, रिलीज रेनिन। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, कौन सी, एफरेंट आर्टेरियल की, वो क्या करेंगी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये RENIN वाला रेनिन है। एक दूसरा रेनिन होता है जो कि मिल्क डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, वो अलग है। ये रेनिन है। अब एंजियोटेंसिनोजन आएगा। एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव स्टेज में है। एंजियोटेंसिनोजन ये इनएक्टिव स्टेज में है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन आएगा, इसमें रेनिन गिरा, रेनिन के जुड़ने से ये क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन, जो कि एक एक्टिव स्टेज है। एंजियोटेंसिनोजन आया, एंजियोटेंसिनोजन जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से आने वाले रेनिन के साथ मिला और एंजियोटेंसिन बन गया। एंजियोटेंसिन कैसा होता है, ये एक्टिव है ये हार्मोन। एंजियोटेंसिन क्या है, हार्मोन है। और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा तो ये इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कौन सी को, इफरेंट आर्टेरियल को। जैसी इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, कौन सी इफरेंट आर्टेरियल, अब सोचो, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हुआ, जेजी सेल ने रेनिन रिलीज किया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन क्या है, एक्टिव फॉर्म में हार्मोन है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये जो है इसको और भी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब इसका डायमेंशन जो है या फिर इसका डायमीटर जो है उसको और घटा देगा। और घटा देगा तो ब्लड फ्लो जाने वाला वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रुकने लगेगा, ब्लड रुकेगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिर फिल्ट्रेशन वापस शुरू हो जाएगा। तो इफरेंट आर्टेरियोल आया, इफरेंट मतलब इफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट किया, और कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर वापस इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर भी नॉर्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इसमें और एक बार देख लेते हैं। The kidney have built a mechanism for the regulation of filtration rate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए इसमें एक मैकेनिज्म होता है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसकी मैकेनिज्म जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जेजीए इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन, एक सेंसिटिव रीजन होता है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। किस किस में सेलुलर मॉडिफिकेशन हुआ था, तो हमने देखा था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मॉडिफिकेशन हुआ था, आर्टेरियोल में, कौन सी, एफरेंट आर्टेरियोल में मॉडिफिकेशन हुआ था। कहाँ पे, जहाँ पे वो कांटेक्ट में रहते हैं। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। जीएफआर गिरा, जेजी सेल एक्टिवेट हुई, क्या करेगी, रिलीज रेनिन, रेनिन रिलीज होगा, स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और जीएफआर वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये अभी हमने देखा था
कि जीएफआर को कैसे रेगुलराइज किया जाता है, मतलब जीएफआर को कैसे वापस से बढ़ाया जाता है। अब देखेंगे जीएफ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब क्या होगा। तो दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पे क्या होगा। तो इसको हटा देते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, मानो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। तो ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलर, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलाई के द्वारा ब्लड जो है वो भी बढ़ेगा। अब जैसे ही वो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया ना। तो अब स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल्स, ये कौन सी वॉल्स है, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसी की वॉल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। उससे क्या होगा फिर, जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन वो पास होगा कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि सेल्स के बाहर से सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन फ्लूइड जाने लगेगा, इसका रेट बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ब्लड वेसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग जो है वेस्कुलर वॉल्स की वो रुक जाएगी। चेक द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल्स। ओवर स्ट्रेचिंग रुकने से क्या होगा, ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा, और साथ में जीएफआर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब ओवर स्ट्रेचिंग रुकेगी तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस रुकेगा। मतलब वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। तो एक साथ देखेंगे, सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड फ्लो था ग्लोमेरुलाई में वो भी बढ़ गया। उससे क्या होगा फिर, जो वेस्कुलर वॉल्स थी उसमें स्ट्रेच आएगी, स्ट्रेच आने से क्या होगा, फिर कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करेगा। कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब जाना शुरू करेगा तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब ब्लड वेसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ओवर स्ट्रेचिंग हो रही थी वेस्कुलर वॉल्स की वो कम हो जाएगी। ओवर स्ट्रेचिंग कम होने से क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओवर स्ट्रेचिंग कम होने से वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा और जीएफआर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मसल्स के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। ये खुद पे खुद होता है, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, उससे पहले हमने देखा था ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, अभी देखा हमने कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्या होगा। तो इस तरह से ये काम किया करता है। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा है न्यूरल कंट्रोल। एक बार न्यूरल कंट्रोल और देखते हैं कि न्यूरल कंट्रोल में तीन तरीके से ब्लड प्रेशर वो जो जीएफआर है वो कंट्रोल हो रहा है। तो दो तरीके देख लिए हमने, अब देखेंगे तीसरा तरीका क्या, कि अलग अगर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो है इसके पास किसके पास इनर्वेटेड होती है, ब्लड वेसल ऑफ किडनी, इनर्वेटेड बाय
सिनेप्टिक सिंथेटिक नर्व्स। इनर्वेटेड का मतलब क्या होता है, वहां पे जो कंट्रोल है वो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो इनर्वेटेड बाय सिंथेटिक नर्व्स। तो किडनी की ब्लड वेसल्स सिंथेटिक नर्व्स के द्वारा इनर्वेटेड होती हैं। इनर्वेटेड मतलब कंट्रोल उनका सिंथेटिक नर्व का होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये एक्टिवेट होगा, जब ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, तो आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तीन तरीके थे, क्या क्या थे सब। अभी लास्ट वाला जो है, ब्लड वेसल जो है किडनी की, वो इनर्वेटेड होती है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रेनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिससे कि जीएफआर वापस से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था तीसरा, न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल, तो एक मसल्स वाला हो गया, एक न्यूरल कंट्रोल हो गया, और दूसरा सबसे पहले पढ़ा था हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो यहाँ पे तीन तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मलाइज किया। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, कितना, 180 लीटर पर डे, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर। मतलब 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट आ रहा है, जबकि जो यूरिन है वो 1.5 लीटर है। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब, मतलब कि अप्रोक्स 99% जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। इसको क्या बोलेंगे, रीअब्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन या रीअब्सॉर्प्शन। द ट्यूबुलर epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism. For example, substances like glucose, amino acid, sodium ion, etc. in filtrate are reabsorbed actively. कौन कौन सा, ये जरूर याद रखना है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। Whereas the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, जो इनिशियल सेगमेंट है नेफ्रॉन का, वहां पे पैसिव एब्जॉर्प्शन इसका देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सेक्रेट सब्सटेंसेज लाइक H positive ion, K positive ion, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। जब यूरिन फॉर्मेशन होगा तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया को फिल्ट्रेट में छोड़ दिया जाएगा। ट्यूबुलर सेक्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, जो कि आयोनिक बैलेंस को और एसिड बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी फ्लूइड्स में। तो इस तरह से ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे।